हेलो दोस्तों, मैं हूं भानी रामडाल और आप सभी लोगों का ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। सभी को सबसे पहले बसंत पंचमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी जो है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। देखो, यहाँ पर अलग अलग मान्यताएं चलती है। जैसे बसंत पंचमी जो होती है वो बसंत ऋतु का प्रारंभ होती है। जो बसंत ऋतु होती है वो बसंत पंचमी से प्रारंभ होती है। और आपको पता हो, कुल 6 ऋतुओं में से बसंत ऋतु सब ऋतुओं में से सर्वश्रेष्ठ ऋतु मानी जाती है, सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। और अपने ये भी कह सकते हैं सभी ऋतुओं का राजा भी किसे कहा जाता है? बसंत को कहा जाता है। इस ऋतु के प्रारंभ होने से ही खेत है वो खुशहाल हो जाते हैं, खेत में फूल ही फूल दिखने लग जाते हैं, खेती में सबसे सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है। किसान जो होते हैं वो बसंत पंचमी को जो कटाई के औजार है उनकी भी पूजा करते हैं, यानी उस समय के बाद रबी की फसलों की कटाई प्रारंभ होने वाली होती है। ठीक है। उसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। और आपको पता है शिक्षा की देवी और कला की देवी है वो माता सरस्वती को कहा जाता है। तो लोग इस दिन पीले वस्त्र धारण करके माता सरस्वती का पूजन भी करते हैं और खाने में मीठा पीला धान का उपभोग करते हैं। तो ये कई मान्यताएं होती है बसंत पंचमी को लेकर। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की एक बार फिर से शुभकामनाएं। और मैं भगवान से कामना करूंगा कि आपके जीवन में बसंत पंचमी खुशहाली लेके आए, आपकी बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ विकास हो और आप अपने जीवन में श्रेष्ठ मंजिल तक पहुंचे, जो आप सोचते हैं वो आपको मिले। और अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान की जो क्वेश्चन सीरीज है। और इस सीरीज के अंदर मैं आपको लगभग 600 यानी 600 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा। और उम्मीद यही रहेगी कि कोई भी आपका एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो पीजीटी है, चाहे वो टीए का एग्जाम है, चाहे डब्ल्यूओ का एग्जाम है, चाहे कृषि प्रवेशक का एग्जाम है, इस सीरीज से आपका एग्रोनॉमी से कोई क्वेश्चन बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। एग्रोनॉमी क्रॉप्स की बात कर रहा हूं मैं, बेसिक की बात नहीं कर रहा हूं। बेसिक के अपने टॉपिक चलते रहते हैं साथ साथ में सीरीज में। तो आज हम जो एग्रोनॉमी क्रॉप्स है उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। और आज के इस सेशन के अंदर मैं ज्यादातर जो सीरियल्स क्रॉप है यानी जो अनाज वाली फसलें हैं उन्हीं के क्वेश्चन कवर करूंगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम सीरियल क्रॉप पर ही लगभग बात करेंगे। ऐसे करते करते हम जितनी भी एग्रोनॉमी की क्रॉप्स है उन सब पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस सेशन में बने रहिए। अगर आप इस सेशन में बने रहते हैं तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको परिणाम अपने आप दिख जाएगा। दूसरा, जो हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नए बैच है वो आज बसंत पंचमी के दिन से ही नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर कृषि प्रवेशक के नए बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो आज से या फिर कल से ज्वाइन कर सकता है। उसके अलावा आज से और कल से हमारे जेट आईसीआर के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ऑफलाइन का संस्थान है वो श्री गंगानगर के अंदर जॉबनेर कोचिंग श्री गंगानगर के नाम से है। और जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से ही। अपना पहला क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। धान में खैरा रोग किस कारण होता है? धान में खैरा रोग का कारण क्या है? ए ऑप्शन है शुष्क जलवायु, बी ऑप्शन है आयरन की अधिकता, सी ऑप्शन है जिंक की कमी और डी ऑप्शन है बोरॉन की कमी। आप अच्छी तरह जानते हो धान के अंदर जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक लगाई जाने वाली गेहूं है। यहां आपके पास है ट्रिटिकम ड्यूरम, दूसरा ऑप्शन है ट्रिटिकम एसिटिवम, तीसरा ऑप्शन है ट्रिटिकम डाइकोकम और डी ऑप्शन है निम्न में से कोई सा भी नहीं। तो भारत में सबसे ज्यादा जो लगाई जाती है वो कौन सी गेहूं की जाति लगाई जाती है? आपको पता हो तो इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रेड व्हीट लगाया जाता है यानी चपाती गेहूं लगाया जाता है, ट्रिटिकम एसिटिवम लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, जिसको आप ब्रेड व्हीट या चपाती गेहूं भी बोल देते हैं।
भारत में लगभग 95% हिस्से पर कौन सा लगाया जाता है? ट्रिटिकम एसिटियम ब्रेड व्हीट। और दूसरे नंबर पे जो लगाया जाता है वो ट्रिटिकम ड्यूरम लगाया जाता है लगभग 4% हिस्से में, और उसके बाद मैं बात करूं तो ट्रिटिकम डाइकोकम ये सिर्फ 1% हिस्से पे लगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा लगाया जाता है? ट्रिटिकम एसिटियम लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन है, मोटे अनाज का राजा किस धान्य फसल को कहा जाता है, यानी कौन सी अनाज वाली फसल को कहा जाता है? ए ऑप्शन है बाजरा, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है गेहूं और डी ऑप्शन है ज्वार। तो देखो मोटे अनाज जो कोर सीरियल्स होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इनको अपने कोर सीरियल में मोटे अनाज में रखते हैं। तो मोटे अनाज का जो राजा है वो ज्वार को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका, सॉरी डी ऑप्शन, बी नहीं डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। मोटे अनाज का जो राजा है वो किसे कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है। और अनाजों का राजा है, सभी अनाजों को टोटल जो सीरियल है उसमें से जो राजा कहा जाता है वो गेहूं को कहा जाता है, और जो अनाजों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल कहा जाता है, वो मक्का को कहा जाता है। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मोटे अनाज का राजा कौन है? तो मोटे अनाज का राजा ज्वार को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है बाजरे का कंड रोग, यानी काग्या या समट रोग। इसको काग्या या समट रोग भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है बाजरे का कंड रोग का रोग कारक होता है। ए ऑप्शन है स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, बी ऑप्शन है कैलेप्सिस फ्यूजिफॉर्मिस, सी ऑप्शन है मियोसिजिमाइसिस पेरिपिनिसिलेरियस, मियोजिमाइसिस पेरिपिनिसिलेरियस, और डी ऑप्शन है निम्न में से कोई सा नहीं। तो बाजरे का जो कंड रोग है यानी समट डिजीज ऑफ मिलेट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? मियोजिमाइसिस पेरिपिनिसिलेरियस की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। ज्यादा तो मैं आपके डिटेल में इसको नहीं बताने वाला, बट आप इसका इमेज देख सकते हैं। बाजरे में जब स्मट होता है तो इस तरह के उसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी जो मतलब अपने बात करें कि जैसे स्मट हो जाता है तो जो उसका भूटा होता है उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये जो सारी मतलब डिस्कस है, हम एक पैथोलॉजी के लिए भी क्विज लेके आएंगे, यानी क्विज की सीरीज लेके आएंगे, उसमें इन सब चीजों की बात करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजरे में सूखा सहन करने के लिए हार्मोन उत्तरदायी होता है। आपको पता है बाजरा एक सूखा सहन करने वाली फसल है, और उन फसलों में से है जो सबसे ज्यादा सूखा सहन करती है ना। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन है जो उत्तरदायी है, जो उसको सूखा सहन करना बताती है, सिखाती है? ए ऑप्शन है जियाटिन, बी ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, सी ऑप्शन है प्रोलिन और डी ऑप्शन है ऑक्जिन। तो देखो बाजरे में जो प्रोलिन हार्मोन होता है उसकी वजह से बाजरे में सूखा सहन करने की क्षमता होती है। पांचवा जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। पहला ऑप्शन है जियाटिन, वो तो मक्का में पाया जाने वाला प्राकृतिक साइटोकाइनिन है। एब्सिसिक एसिड है, ये भी सूखा प्रतिरोधिता क्षमता उत्पन्न करता है, बट बाजरे में मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होता है वो प्रोलिन होता है। ये भी एक वर्दी रोधक हार्मोन आपको पता हो तो, और ऑक्जिन जो है वो एक वर्दी कारक हार्मोन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ज्वार में HCN बोले तो प्रूसेनिक, या फिर अपने इसको धुरिन भी बोल देते हैं, या फिर हाइड्रोजन साइनेमाइड्स भी बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है ज्वार में HCN की कितनी मात्रा पशुओं के लिए हानिकारक होती है? कितनी मात्रा है? अगर उससे ज्यादा मात्रा होती है तो वो उनकी मतलब पशुओं के लिए सेफ नहीं है। वो मात्रा कौन सी है? ए ऑप्शन है 0.1 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में से, बी ऑप्शन है 0.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में से, सी ऑप्शन है 1 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में से, और डी ऑप्शन है 5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में से। देखिए अगर ज्वार के अंदर, देखो आपको पता है ज्वार अनाज के रूप में भी काम में लिया जाता है और ज्वार चारे के रूप में भी काम में लिया जाता है। केंद्र भारत और उत्तरी भारत है, वहां पर ज्वार का जो उपयोग है चारे के रूप में बहुत ज्यादा होता है। तो ज्वार में एक प्रॉब्लम होती है, उसमें प्रोसेनिक या HCN या धुरिन बनने की समस्या होती है, जो पशुओं के लिए जहरीला होता है, पशुओं के लिए वो नुकसान करता है। ठीक है, तो अब कितने से ज्यादा मात्रा होती है वो पशुओं के लिए सुरक्षित नहीं मानी जाती है, तो वो मात्रा होती है 0.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से ज्यादा मात्रा है वो पशुओं के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो इससे कम मात्रा है तो पशुओं को खिलाने के लिए सेफ है, नहीं तो नहीं सेफ है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है भी HCN का जो ज्वार के अंदर निर्माण होता है वो 35 से 40 दिन तक होता है। 45 दिन बाद उसका प्रभाव कम होना स्टार्ट हो जाता है और 55 दिन बाद इसकी सांद्रता पौधे में
कम हो जाती है और 55 दिन बाद उसको कटाई करके पशुओं को खिलाते हो तो वो पशुओं के लिए सेफ माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बने कि HCN सबसे ज्यादा संश्लेषित कब तक होता है जी? 35 से 40 दिन तक होता है। उसका प्रभाव कब कम होना स्टार्ट हो जाता है? 45 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। ज्वार की जो चरी है वो पशुओं को बिजाई के कितने दिन बाद काट के खिलाए तो सुरक्षित है जी? 55 दिन के बाद सुरक्षित है। कितनी जो सांद्रता है वो पशुओं के लिए सुरक्षित है? 0.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से कम है तो पशुओं के लिए सुरक्षित है। अगर इससे ज्यादा है तो पशुओं के शरीर को क्या करेगी? नुकसान करेगी। नेक्स्ट अपने बात करें 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से बालू धान है। बालू धान यानी इन धान में से कौन सी जाति है जिसको अपने बालू धान कहते हैं? ए ऑप्शन है ओराइजा स्टाइवा वेराइटी जवानिका, बी ऑप्शन है ओराइजा स्टाइवा वेराइटी जेपोनिका, सी ऑप्शन है ओराइजा स्टाइवा वेराइटी इंडिका और डी ऑप्शन है निम्न में से कोई सा नहीं। जैसा आपको पता हो ओराइजा स्टाइवा वेराइटी इंडिका को उष्ण का धान भी कहते हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा लगाया जाता है, इसीलिए हमने इसको इंडिका लिखा। ठीक है, ओराइजा स्टाइवा वेराइटी जेपोनिका इसको अपने शीतोष्ण धान भी कहते हैं, इसे हम शीतोष्ण धान भी कहते हैं। जापान में ज्यादा लगाया जाता है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? जेपोनिका। ए ऑप्शन है ओराइजा स्टाइवा वेराइटी जवानिका, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा लगाया जाता है, इसको बालू धान भी कहते हैं, इसको हम बालू धान भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। बाजरे का अर्गट रोग, गोंदिया रोग या चिपका रोग किसके कारण होता है? अर्गट रोग एक खतरनाक रोग है जैसा कि आपको पता हो। तो ए ऑप्शन है स्केलेस्पोरा ग्रेमिनिकोला, बी ऑप्शन है कैलेप्सिस फ्यूजिफॉर्मिस से, सी ऑप्शन है मियोजिमाइसिस स्पीसीज से और डी ऑप्शन है निम्न में से कोई सा भी नहीं। देखो जो अर्गट रोग होता है वो होता है कैलेप्सिस फ्यूजिफॉर्मिस की वजह से होता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। ज्यादा तो मैं आपको इसका डिटेल नहीं बताना चाहूंगा लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। ये मर्दा जनित यानी मर्दोड और बिजोड यानी बीज जनित रोग होता है, यानी अगली फसल में मिट्टी से या बीज से फैलता है। इसके बीजाणु मिट्टी में रह जाते हैं या बीज के साथ अगली फसल में चले जाते हैं, तो इसको हम मर्दोड और बिजोड रोग पे बोलते हैं। जो मिट्टी से फैले वो मर्दोड, बीज से फैले वो बिजोड, हवा से फैले वो वातोड। तो ये एक मर्दोड और एक बिजोड तरह का रोग होता है। ठीक है, मर्दा से भी फैलता है, बीज से भी फैलता है। आप देखो जो बाजरे का भुट्टा होता है वो ऐसा हो जाता है। इसमें 2 स्टेजेस होती है। देखो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, एक गुलाबी बूंद बनती है तो जिसको हम हनी ड्यू स्टेज बोलते हैं, ये हनी ड्यू स्टेज कहलाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लगभग 10 से 1 दिन में 10 से 1 दिन बाद ये देखो ऐसे जो इसका भुट्टा होता है वो काला पड़ जाता है। इसको अपने स्क्लेरोटिया स्टेज बोल देते हैं, इसको अपने स्क्लेरोटिया स्टेज बोल देते हैं। देखो अगर इससे अफेक्टेड अगर हम बाजरा खाते हैं या पशु खाते हैं तो उनके अंदर अर्गेटिन डिजीज हो जाता है। कौन सी डिजीज हो जाती है? अर्गेटिन डिजीज हो जाती है। और अर्गेटिन डिजीज के अंदर क्या होता है, पेट दर्द देखने को मिलता है, सर चकराना, उल्टी आना या फिर अतिसार जैसे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। तो इससे मतलब प्रभावित जो फसल होती है उसको हमें कंजप्शन में खाने के काम में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये अर्गेटिन जैसा रोग भी देखने को मिलता है। तो आपसे पूछ ले कि अर्गट रोग से प्रभावित बाजरा को खाने से इंसानों में या जंतुओं में कौन सा रोग हो जाता है? अर्गेटिन रोग हो जाता है। और ये रोग जो होता है ये कैलेप्सिस फ्यूजिफॉर्मिस कवक के कारण होता है, कवक जनित रोग है। पीछे हमने बाजरा के समट की बात की थी, काग्या रोग की बात की थी, तो वो काग्या रोग भी कवक जनित रोगी है, वो भी कवक जनित रोग है और ये भी कौन सा है? कवक जनित रोगी है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? ए ऑप्शन है CSH9, बी ऑप्शन है CSV17, सी ऑप्शन है CSH5 और डी ऑप्शन है CSH1। तो सबसे पहली जो ज्वार की संकर किस्म है वो CSH1 है और इसको विकसित किया गया था 1964 के अंदर विकसित किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट अपने चलें 10 नंबर क्वेश्चन। जौ का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? ओरिजिन ऑफ बार्ले। ए ऑप्शन है इथोपिया, बी ऑप्शन है एबिसिनिया, सी ऑप्शन है अफ्रीका और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इथोपिया और एबिसिनिया उसका उद्गम स्थल है और ये अफ्रीका में ही पड़ते हैं। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? यहां पर डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। देखो ज्वार की 2 कटाई लेने वाली किस्म कौन सी है? देखो ज्वार को हम चरी के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। कुछ किस्में हैं जिनके अंदर 1 कटाई चलती है, कुछ किस्में हैं जिनमें 2 कटाई भी लेते हैं और किस्में बहु कटाई भी लेते हैं, यानी 1-2 से ज्यादा भी कटाई ले लेते हैं। बट इनमें से ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें 2 कटाई ली जा सकती है?
ए ऑप्शन है राजस्थान चरी 1, बी ऑप्शन है राजस्थान चरी 2, सी ऑप्शन है CO 27 और डी ऑप्शन है SSG 988। तो 2 कटाई लेने वाली किस्म इनमें से कौन सी है? SSG 988 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाला मक्का है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मक्के की जाति उगाते हैं? ए ऑप्शन है जिया मेज वेराइटी इंडोराटा, बी ऑप्शन है जिया मेज वेराइटी इंडेंटाटा, और सी ऑप्शन है जिया मेज वेराइटी इवर्टा, और डी ऑप्शन है जिया मेज वेराइटी सर्टिना। आपको पता हो तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो उगाया जाने वाला मक्का है वो कौन सा है? जिया मेज वेराइटी इंडोराटा है। कौन सी है? जिया मेज वेराइटी इंडोराटा है। इसीलिए तो देखो इंडोराटा लिखा हुआ है ना, इंडिया में सबसे ज्यादा इसको लगाया जाता है। जो इंडोराटा होता है इसको फ्लिंट कॉर्न भी कहा जाता है, फ्लिंट मक्का भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन राइट है। बी क्या था? जिया मेज वेराइटी इंडेंटाटा। जो इंडेंटाटा होता है इसको अपने क्या है, जनरली डेंट कॉर्न भी कहा जाता है। इसके जो दाना है उसका जो शेप होता है बिल्कुल दांत की तरह होता है, और अमेरिका में इसको सबसे ज्यादा लगाया जाता है। अमेरिका में जो सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है वो इंडेंटाटा को ग्रो किया जाता है। जिया मेज वेराइटी इवर्टा, ये मतलब इवर्टा का मतलब बदलना, ये फूलता बहुत ज्यादा है जिसको हम पॉपकॉर्न कहते हैं। तो जिया मेज इवर्टा है वो पॉपकॉर्न है। जिया मेज वेराइटी सर्टियाना, इसमें क्या स्टार्च ज्यादा होती है, जब अपने पकाते हैं तो इस पे वैक्स बहुत सारी, इसे वैक्स ही बन जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वैक्स कॉर्न। बट यहां क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाला कौन सा है? तो जिया मेज वेराइटी इंडोराटा है, वो भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है पंजाब। अच्छी तरह आप जानते होंगे भारत में सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादन होता है वो पश्चिमी बंगाल में होता है, और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसके साल में तीनों ही ऋतुओं के अंदर चावल लगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिमी बंगाल में होता है। लेकिन अगर हम उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा पंजाब की है, और धान का जो कटोरा कहा जाता है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का जो कटोरा है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, और यही यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, हुडेड जो कहा जाता है। हुडेड जो क्या होता है अभी हम बात बताएंगे आपको। देखो, होर्डियम वल्गेयर वेराइटी न्यूडम, ए ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन है होर्डियम वल्गेयर वेराइटी ट्राइफ्यूरिस्टेम, होर्डियम वल्गेयर वेराइटी ट्राइफ्यूरिस्टेम, और सी ऑप्शन है होर्डियम वल्गेयर वेराइटी इनरेमी, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इनमें से हुडेड जो किसे कहते हैं? पहले तो मैं आपको आंसर देता हूं फिर बताता हूं। देखो, जो न्यूडम होता है उसको छिलका रहित जो कहते हैं। जो होर्डियम वल्गेयर वेराइटी न्यूडम यानी नगन जो कहा जाता है, छिलके रहित जो कहा जाता है, इसका उपयोग मतलब मानव जो है वो इसका उपयोग करता है आटा वाटा बनाने में, या अनाज के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग होता है ये छिलके रहित मतलब जो होता है। दूसरा होर्डियम वल्गेयर वेराइटी ट्रिफोरेकेटम, इसको हुडेड जो कहते हैं। जो ट्रिफ्यूकेटम जो होता है इसको हुडेड जो कहते हैं। इससे अपने स्टार्च निकालने में या बियर बनाने में या किण्वन करने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। तो इसने हुडेड जो पूछा था, हुडेड जो बी ऑप्शन ही राइट होता है। होर्डियम वल्गेयर वेराइटी ट्रिफ्यूरिकेटम जो होता है। आपसे छिलका रहित पूछ ले तो होर्डियम वल्गेयर वेराइटी न्यूडम, न्यूडम से मतलब नगन से है, ठीक है, छिलका रहता है। तीसरा है होर्डियम वल्गेयर वेराइटी इनेरमी, इसको अवेनलेस जो कहते हैं। अब देखो अवेन क्या होता है, हुड क्या होता है, देखो यहां पे मैंने डायग्राम दिया है। ये आपने देखा होगा जो के अंदर कुछ एरिया में इसको फांक भी बोलते हैं, जिसके अंदर ये होती है उसको अवेंड बोलते हैं, और जिसके अंदर ये नहीं होती है उसको अवेनलेस बोलते हैं। हुडेड जो होते हैं उसमें इस तरह का हुड बना होता है। हुडेड को अपने स्टार्च के लिए काम में लेते हैं, स्टार्च के लिए या फिर फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए, बियर वगैरह बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम हुडेड बोलते हैं। अब आप देखोगे ये जो यहां पर जो है इसकी जो बाली है, स्पाइक है, ये अवेनलेस है, और ये अवेंड है। देखो इसके अंदर इस तरह से लंबे लंबे रेशे निकले हैं, अवेन निकले होते हैं। तो
तो ये मैंने आपको डायग्राम के साथ बता दिया, अवेनलेस क्या होता है, हुडेड क्या होता है। तो अब देखो, जो छिलके रहित होता है, जिसपे छिलका नहीं होता, उसको होडियम वल्गेर वैरायटी न्यूडम बोलते हैं, और जिसमें हुड होता है होडियम वल्गेर वैरायटी ट्राइफ्यूरोकेटम बोलते हैं, और जिसके अंदर अवेन्स नहीं होते, अवेनलेस होता है, उसको होडियम वल्गेर वैरायटी इनरमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। और 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, क्योंकि इसने हुडेड पूछा था यहाँ पे, तो हमने इसको हुडेड बता दिया है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाजरा में परागण होता है। बाजरा में परागण किससे होता है? ए ऑप्शन है हवा द्वारा, जो हवा द्वारा परागण होता है उसको एनिमोफिलस बोलते हैं। बी ऑप्शन है कीट द्वारा यानी एंटमोफिलस। सी ऑप्शन है पक्षी द्वारा यानी ओरेंथोफिलस, और डी ऑप्शन है स्वपरागित फसल है। देखिए बाजरा के अंदर प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है, जो मादा भाग होता है वो नर से पहले परिपक्व हो जाता है। जो मादा भाग होता है वो नर से पहले परिपक्व हो जाता है, तो इसको हम प्रोटोगाइनी बोलते हैं। और अगर नर भाग मादा से पहले परिपक्व हो जाता है तो प्रोटोएंड्री बोला जाता है उसको। लेकिन क्या है, बाजरा में मादा पहले परिपक्व होती है, नर बाद में परिपक्व होता है, इसको हम प्रोटोगाइनी बोलेंगे। जिसमें दोनों नर व मादा एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, उनमें स्वपरागण हो ही नहीं सकता, उसमें परपरागण होगा। ठीक है, ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है। नर व मादा एक समय परिपक्व होंगे तभी स्वपरागण होगा, अदरवाइज स्वपरागण नहीं हो सकता है। तो बाजरा में प्रोटोगाइनी तो स्वपरागण तो हो ही नहीं सकता है, होगा परपरागणी। तो परपरागण किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा होता है। एनिमोफिलस है जो बाजरा है, जो बाजरा में हवा द्वारा परागण होता है। बाजरा में प्रोटोगाइनी पाई जाती है और मक्का में प्रोटोएंड्री पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजरा में प्रोटोगाइनी और मक्का में प्रोटोएंड्री पाई जाती है। गांठ बांध लेना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। बाजरे की प्रथम संकर किस्म है। ए ऑप्शन है RCB2, बी ऑप्शन है CM46, सी ऑप्शन है पुस्सा मोती, और डी ऑप्शन है HB1। देखो बाजरा की सबसे पहली हाइब्रिड किस्म है हाइब्रिड बाजरा 1, HB1 है। और ये जो किस्म है ये कहां से विकसित की गई थी? PAU लुधियाना से विकसित की गई थी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जौ में हेडिंग की अवस्था बुआई के कितने दिन बाद आती है? जौ में हेडिंग की अवस्था बुआई के कितने दिन तक रहती है, यह पूछा गया। ए ऑप्शन है 30 से 35 दिन तक, बी ऑप्शन है 55 से 65 दिन तक, सी ऑप्शन है 75 से 85 दिन तक, और डी ऑप्शन है 100 से 105 दिन तक। पहले तो देखो आपको अवस्थाएं पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहला आता है टिलरिंग अवस्था आती है। टिलरिंग अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है? सबसे पहले टिलरिंग अवस्था आती है। टिलरिंग का मतलब क्या होता है? देखो उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है और ये शुरुआती अवस्था में देखने को मिलती है। इस तरह से देखो आप, ये धीरे धीरे क्या है, वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि करता है। सबसे प्रारंभ वाली जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टिलरिंग स्टेज बोलते हैं। उसके बाद स्टेम एक्सटेंशन फेज आती है, जिसको हम जॉइंटिंग स्टेज भी बोल देते हैं। जॉइंटिंग स्टेज में क्या होता है, जो ये नोड होते हैं इनके बीच की जो होता है इंटरनोड, उसके बीच में क्या होता है, दूरी बढ़ती है, यानी जो तना है वो लंबा होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेम एक्सटेंशन स्टेज, या फिर क्या बोल देते हैं, जॉइंटिंग स्टेज बोल देते हैं। ठीक है, टिलरिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, पौधा अंकुरण होने के बाद वानस्पतिक वृद्धि करता है और उसका तना है वो इसे बाहर दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्राउन बाहर दिखना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह की जो अवस्था होती है उसको टिलरिंग बोलते हैं। टिलरिंग के बाद स्टेम एक्सटेंशन या फिर जॉइंटिंग स्टेज आती है, जिसमें गांठों के बीच यानी जो नोड होती है उनके बीच की जो दूरी है यानी इंटरनोड है उसकी लंबाई बढ़ती है, जिसको स्टेम एक्सटेंशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, हेडिंग अवस्था आती है। हेडिंग अवस्था में क्या होता है, ये फ्लैग लीफ, इस पत्ती को फ्लैग लीफ बोलते हैं, ये उभर जाती है और यहां से अपने को जो बाली होती है वो दिखने लगती है और इसमें मिल्किंग अवस्था होती है, वो कंप्लीट होने को तैयार होती है, यानी जो दूधिया अवस्था होती है वो पूर्ण होने वाली होती है, उसको अपने हेडिंग अवस्था बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, अगली आती है राइपनिंग अवस्था। राइपनिंग यानी पकाव, इसमें जो दूधिया अवस्था वो कंप्लीट हो गई, अब दाना पकना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइपनिंग स्टेज। तो घास कुल में ये मोटी मोटी 4 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। जो जॉइंटिंग स्टेज जो होती है ना, जो जॉइंटिंग स्टेज होती है उसको हम शूटिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं ना, शूटिंग अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 तरह की अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो में हेडिंग अवस्था कितने दिन में आती है? जो 30 से 35 दिन तक है वो टिलरिंग अवस्था रहती है।
55 से 65 दिन तक है वो आपकी स्टेम एक्सटेंशन, यानी जिसको हमने क्या बोला था, उसको जॉइंटिंग स्टेज बोला था, वो रहती है 55 से 65 दिन तक। 55 से 65 दिन तक जॉइंटिंग स्टेज रहेगी, जिसको हम शूटिंग स्टेज भी बोल देते हैं। और उसके बाद कौन सी है, हेडिंग जो अवस्था है वो 75 से 85 दिन के बीच में रहती है। हेडिंग जो अवस्था है वो 75 से 85 दिन के बीच में रहती है, ठीक है। तो हेडिंग जो अवस्था है वो 75 से 85 दिन में, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था हेडिंग अवस्था कितने दिन रहती है, तो 75 से 85। टिलरिंग है वो कितने दिन रहेगी, 30 से 35 दिन रहेगी। उसके बाद अपने जॉइंटिंग या शूटिंग फेज या स्टेम एक्सटेंशन स्टेज जिसको बोलते हैं वो 55 से 65 दिन में रहती है। हेडिंग स्टेज है वो 75 से 85 दिन में रहती है। और जो राइपनिंग है वो 100 से 105 दिन रहती है। तो यहां पे आपसे क्या पूछा था, हेडिंग स्टेज, तो हेडिंग स्टेज कितने दिन रहती है, 75 से 85 दिन तक रहती है। 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले जैसा कि अभी आपको बताया ही था, यहां पे डायग्राम दिखाया था, सबसे पहले कौन सी स्टेज होती है, टिलरिंग स्टेज होती है। आप देख रहे हैं ये टिलरिंग स्टेज है, ठीक है। टिलरिंग स्टेज है, ये बुआई के, ये जो स्टेज है ये बुआई के 30 से 35 दिन बाद आती है, जिसके दौरान टिलर यानी भुट्टे या मुकुट, जो भुट्टे होते हैं वो मुकुट से निकलने लगते हैं, इसे बाहर की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। और मुख्य स्टेम के साथ बढ़ते रहते हैं। ये देखो मुख्य स्टेम के साथ बढ़ेंगे। यहां पर टिलरिंग जो होती है वो 6 पंक्ति वाला जो होता है ना, उसमें ज्यादा होती है किसकी तुलना में, 2 पंक्ति वाले से। उसके बाद अगली जो स्टेज आती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, स्टेम एक्सटेंशन स्टेज बोल देते हैं, या फिर जॉइंटिंग स्टेज बोल देते हैं, या फिर इसको हम शूटिंग स्टेज बोल दी जाती है, ठीक है। ये 55 से 60 दिन के बीच में रहती है। अगर मैं बात करूं तो ये अवस्था कितने टाइम तक रहती है, आपके 55 से लगभग 65 दिन तक आपके पास मतलब ये देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, नोड के बीच की लंबाई होती है वो इंक्रीज होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेम एक्सटेंशन अवस्था बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट आती है हेडिंग स्टेज। ये हेडिंग स्टेज है, हम इसको ईयरिंग स्टेज भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लैग लीफ है, इस पत्ती को आप क्या बोलते हो, फ्लैग लीफ बोलते हो। ये पत्ती आपको स्पष्ट रूप से दिखने लग जाती है। और ये जो अवस्था है ये 75 से 85 दिन के बीच में रहती है। और इस दौरान जो दूधिया अवस्था होती है, दानों में दूध पड़ने की जो अवस्था होती है वो पूरी हो जाती है। अब दाना पकने लग जाएगा तो हम उसको कौन सी स्टेज बोलेंगे, राइपनिंग स्टेज बोलेंगे। और राइपनिंग जो स्टेज है वो सबसे अंत में आती है, 100 से 105 दिन के बीच में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से गेहूं की सिंचाई हेतु मुख्य क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की सिंचाई के लिए जो सबसे मेन क्रिटिकल स्टेज है, देखो किसी भी फसल के लिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है, वो अवस्था जिस पर अगर पानी नहीं दिया जाए तो उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है, तो उसको हम क्रांतिक अवस्थाएं। गेहूं में 7 क्रांतिक अवस्थाएं होती है, जिसमें सबसे मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है दाने में दूध बनने की अवस्था यानी मिल्किंग स्टेज, बी ऑप्शन है बालियां आने का समय, सी ऑप्शन है कल्ले फुटाव की अवस्था, और डी ऑप्शन है चंदेरी जड़ अवस्था। तो देखो गेहूं के अंदर जो चंदेरी जड़ अवस्था आती है वो बुआई के 21 दिन बाद आती है। ये ही सबसे मेन क्रिटिकल स्टेज है, इसको हम क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज भी बोलते हैं, CIR स्टेज भी बोला जाता है। सपोज करो कि आपके पास एक ही पानी है गेहूं में देने के लिए, तो आप सबसे पहले कौन सी अवस्था में वो पानी देना पसंद करेंगे, तो वो चंदेरी जड़ अवस्था में यानी CRI स्टेज पे, यानी बुआई के 21 दिन बाद उसको पानी देंगे। अगर आपके पास 2 पानी होते हैं तब कब दोगे, देखो पहली स्टेज CRI पे तो आपको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये मुख्य क्रांतिक अवस्था है। अगर आपने इस पर पानी नहीं दिया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी जो गेहूं की सबसे मेन क्रांतिक अवस्था आती है वो मिल्किंग स्टेज, दानों में दूध बनने की अवस्था। तो जब आपके पास 2 पानी होंगे तो एक तो चंदेरी जड़ अवस्था में पानी देंगे और दूसरा कब देंगे, दाने में दूध बनने की अवस्था में उसको पानी देंगे। ये दूसरी मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाजरा के 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की उपयुक्त संख्या होनी चाहिए। बाजरा के 1 हेक्टेयर खेत में प्लांट पॉपुलेशन है वो कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 17,500 से 20,000, बी ऑप्शन है 1,75,000 से 2 लाख, सी ऑप्शन है 1.5 लाख से लेकर 1,75,000,
और डी ऑप्शन है निम्न में से कोई सा भी नहीं। जो बाजरा का खेत है उसके 1 हेक्टेयर में पौधों की उपयुक्त संख्या कितनी होनी चाहिए? 1,75,000 से 2 लाख तक होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाजरा के 1 हेक्टेयर में खेत में पौधों की जो उपयुक्त संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 1,75,000 से लेकर 2 लाख तक जो संख्या होती है वो सबसे उपयुक्त रहती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। मक्का में मादा पुष्प कहलाता है। मक्का का जो मादा पुष्प है वो क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन है सिल्क, बी ऑप्शन है टेसल, सी ऑप्शन है स्पाइक और डी ऑप्शन है पेनिकल। देखो, मक्का का जो नर पुष्प होता है उसको टेसल बोलते हैं और मादा पुष्प होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं। तो मादा पुष्प को अपने क्या बोलेंगे? मादा पुष्प पूछा गया था, सिल्क बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। और अगर आपसे पूछ लेते कि नर पुष्प को क्या बोलते हैं तो नर को टेसल बोलते हैं। ठीक है, वैसे जो मक्का में पुष्प क्रम का प्रकार होता है वो स्पाइक होता है। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर हम शब्द यूज करेंगे मादा पुष्प क्रम के लिए सिल्क और नर के लिए कौन सा यूज करेंगे? टेसल। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सिल्क होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से गेहूं की असिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी? असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म पूछी गई है यहाँ पे। ए ऑप्शन है सोनालिका, बी ऑप्शन है कुंदन और सी ऑप्शन है मेघदूत और डी ऑप्शन है बी व सी दोनों। तो देखिए, गेहूं की जो असिंचित क्षेत्र है उनके लिए उपयुक्त किस्म कुंदन भी है, मेघदूत भी है, यानी बी व सी ऑप्शन आपका राइट होगा। असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म एक कुंदन है और दूसरी कौन सी है? मेघदूत। दोनों ही किस्में जो है वो असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो 21 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। धान की विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? धान की विश्व की प्रथम बोनी किस्म, विश्व की प्रथम बोनी किस्म पूछी है। ए ऑप्शन है TN1 और बी ऑप्शन है IR8, सी ऑप्शन है जया और डी ऑप्शन है पद्मा। विश्व की सबसे पहली बोनी किस्म ताइवान से भारत में लाई गई थी और ताइवान में विकसित की गई थी, वो है TN1 है। ए ऑप्शन राइट होगा। और वहीं पर अगर आपसे पूछ लेते भारत की पहली बोनी किस्म कौन सी है, तो भारत की जो पहली बोनी किस्म है वो कौन सी है? जया। बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन है बाजरा की के खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है। बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, ए ऑप्शन है शुष्क जलवायु, बी ऑप्शन है आर्द्र जलवायु, सी ऑप्शन है शीतोष्ण जलवायु और डी ऑप्शन है निम्न में से कोई सा भी नहीं। बाजरा सूखा चाहने वाली फसल है, शुष्क जलवायु में बहुत बेहतरीन होती है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाजरे का क्षेत्रफल उत्पादन है वो भी राजस्थान में, और राजस्थान की जलवायु शुष्क है। तो बाजरा कौन सी जलवायु की फसल है? शुष्क जलवायु की। ए ऑप्शन इसका आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। जादुई धान, मेरिकल राइस कहते हैं। जादुई धान किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है गोल्डन राइस, बी ऑप्शन है IR8, सी ऑप्शन है PRH10 और डी ऑप्शन है जगन्नाथ व संतारी। देखो, विश्व का जो जादुई धान है वो IR8 को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है। ये IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लाबोनेस मनीला फिलीपींस के अंदर है और यहां से ये किस्म विकसित की गई थी और इसे धान की जादुई किस्म कहते हैं, यानी मेरिकल राइस कहा जाता है। बी ऑप्शन है। इसका उत्पादन उस समय की किस्मों से बहुत ज्यादा था। ठीक है, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग के लिए भी क्या है? प्रतिरोधी है, इसलिए इसे विश्व का जादुई धान कहा जाता है। इसका उत्पादन बहुत ज्यादा था। उसके बाद भारत के अंदर एक किस्म विकसित की गई थी, जया भारत की पहली बोनी किस्म भी थी, सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली थी। इवन उसका उत्पादन IR8 से भी ज्यादा था। जो जया किस्म है उसका जो क्रॉस करवाया गया था, वो TN1 और IR8 के बीच में ही क्रॉस करवा के जया विकसित की थी
और वो पहली भारत की बोनी किस्म भी थी और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली, इवन IR8 से भी ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्म थी। तो भारत का जादुई धान जया को कहा जाता है। और अगर सीधा जादुई धान पूछ ले या विश्व का जादुई धान पूछ ले तो आप कौन सा बताओगे? IR8 बताओगे। सीधा जादुई धान या विश्व का जादुई धान पूछ ले तो IR8 बताओगे, और भारत का जादुई धान पूछ ले तो आप क्या बताओगे? जया। और जया का जो क्रॉस है वो TN1 है, और TN1 का क्रॉस IR8 के साथ है। TN1 इंटू IR8 के क्रॉस से जया किस्म तैयार की गई है, जिसका उत्पादन IR8 और TN1 दोनों से ही ज्यादा था, और ये भारत की पहली बोनी किस्म भी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संकर मक्का की बीज दर होती है। बाकी फसलों में तो क्या होता है, संकर जो हाइब्रिड जो होते हैं उनकी सीड रेट कम रखी जाती है, लेकिन मक्का के अंदर हाइब्रिड की सीड रेट हमेशा ही ज्यादा होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बाकी जो भी फसलें हैं उनमें हाइब्रिड सीड है उसकी सीड रेट कम होती है, बट मक्का में हाइब्रिड जो मेज होता है, हाइब्रिड मक्का होता है, संकर मक्का होती है, उसकी बीज दर ज्यादा होती है। ए ऑप्शन है 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर, और सी ऑप्शन है 40 से 50 किलो पर हेक्टेयर, और डी ऑप्शन है 4 किलो पर हेक्टेयर। तो संकर मक्का की जो बीज दर होती है वो 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। जो संकुल मक्का है उसकी जो बीज दर होती है वो 18 से 20 किलो पर हेक्टेयर होती है, बट संकर मक्का की पूछ ले तो 20 से 25 किलो होती है। ए ऑप्शन। संकुल की 18 से 20 और जो संकर मक्का है उसकी 20 से 25। बाकी फसलों के अंदर संकर जो भी है, हाइब्रिड जो है, उनकी सीड रेट कम होती है, बट मक्का में जस्ट क्या है, अपोजिट आपको देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है आपका, नगन जो बिना छिलके का जो किसे कहा जाता है। पीछे एक क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था। ओडियम वल्गेयर वेराइटी न्यूडम को अपने क्या कहते हैं? नगन जो या छिलके रहित जो कहा जाता है। अगर आप इसको गौर से पढ़ोगे तो इसमें न्यूडम मतलब नग्न होता है। ठीक है, ओडियम वल्गेयर वेराइटी न्यूडम। ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गेहूं का टुंडू रोग, एक ही बार लिखना था, रोग रोग 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। गेहूं का टुंडू रोग का रोग कारक होता है। ए ऑप्शन है सूत्रकृमि, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी ऑप्शन है विषाणु, और डी ऑप्शन है ए व बी दोनों। देखो गेहूं के अंदर एक तो होता है ईयर कोकल रोग, जिसको हम सेहू रोग बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सूत्रकृमि से होता है ना। एंगुनिया ट्रिटिसाई जो सूत्रकृमि होता है उसी की वजह से होता है सेहू रोग। उसके बाद अगर उस रोग में सडन स्टार्ट हो जाती है तो हम उसको येलो ईयर रोट कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? येलो ईयर रोट। और येलो ईयर रोट को पंजाब में खोजा गया था, पंजाब के लोगों ने उसको लोकल नेम टुंडू बोल दिया ना। टुंडू जया रोग कौन सा? तो टुंडू रोग देखो पहले से कौन सा रोग था? ईयर कोकल रोग था। उसमें सडन स्टार्ट हो गई। सडन किसकी वजह से स्टार्ट होती है? जीवाणु की वजह से। तो अब पहले तो सूत्रकृमि तो लगा हुआ था, अब जीवाणु और पहुंच गया। तो जो येलो ईयर रोट है उसी को टुंडू बोलते हैं, जो जीवाणु द्वारा भी होता है और सूत्रकृमि भी द्वारा होता है। सूत्रकृमि तो एंगुनिया ट्रिटिसाई वो का वही होगा, और जीवाणु कौन सा होगा? साइनोबैक्टीरियम होगा। तो ये जो रोग है एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, एक संयुक्त रोग है, जो एंगुनिया ट्रिटिसाई सूत्रकृमि और जो साइनोबैक्टीरियम जीवाणु है, इन दोनों के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ए व बी दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। धान में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ए ऑप्शन है गुलेटिन, बी ऑप्शन है जियाटिन, और सी ऑप्शन है ओरिजिनिन, और डी ऑप्शन है साइटोकाइनिन। देखो धान में जो प्रोटीन पाया जाता है, नाम से ही समझ गए होंगे, ओरिजोनिन होता है। ओरिजोनिन धान में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में गुलेटिन होता है, मक्का में जीन प्रोटीन होता है, और साइटोकाइनिन मक्का में जियाटिन होता है। तो यहां धान में पाया जाने वाला प्रोटीन पूछा था तो कौन सा था? ओरिजिनिन होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व की प्रथम संकर बासमती धान की किस्म है। जो बासमती धान है उसकी पहली विश्व की हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? ए ऑप्शन है गोल्डन राइस, बी ऑप्शन है IR चॉइस, सी ऑप्शन है PRH 10, और डी ऑप्शन है जगन्नाथ व संतारी। देखिए विश्व की प्रथम जो संकर धान विश्व की प्रथम बासमती धान की संकर किस्म है वो PRH 1 है, पुसा राइस हाइब्रिड 10, यानी IRI से डेवलप की गई है। बासमती धान के अंदर विश्व की पहली संकर किस्म है PRH, है ना। पुसा राइस हाइब्रिड बोलते हैं इसको, PRH 10, पुसा राइस हाइब्रिड 10 बोलते हैं इसको। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा।
तो विश्व की पहली जो संकर बासमती धान की किस्म है वो PRH10 है, जो इंडिया से ही विकसित की गई है, IRI नई दिल्ली से। इतना तो आपको पता ही है, जिन किस्मों में पुस्सा लगा होता है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुस्सा नई दिल्ली द्वारा विकसित की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धान की उत्परिवर्तन से तैयार किस्म कौन सी है? ए ऑप्शन है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी से तैयार है, ठीक है। इसमें 37% तक केरोटीन होता है, केरोटीन बोले तो विटामिन ए होता है, और आपको पता है केरोटीन एक वर्णक का काम भी करता है, पीला रंग भी देता है, तो ये थोड़ा दिखने में पीला होता है, इसलिए हम इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। ये जैव प्रौद्योगिकी से तैयार किया गया है। दूसरा IR चॉइस, सी ऑप्शन है PRH10, अभी हमने बात की, ये तो संकर वैरायटी है। डी ऑप्शन है जगन्नाथ व संतारी, तो धान की जो उत्परिवर्तन से तैयार किस्में है वो जगन्नाथ व संतारी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आज के सेशन में हमने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको इस सेशन से पता लग गई होगी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपने एग्रोनॉमी के जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। तो इस जो क्विज सीरीज है उसके साथ आप बने रहिए। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्विज के अंदर भी अपने एग्रोनॉमी जो क्रॉप्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।